ज्योति को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद रवि अपने घर के लिए निकल रहा था। सुबह होने वाली थी। रवि की आंखों में नींद थी। उसे ये पता नहीं था कि जिस वक्त वो हॉस्पिटल से बाहर निकला उसी वक्त राम्या हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। ऑटो वाले ने अपने पास रखी पानी की बोतल से मुंह धोया, 2-4 कुल्ले किए और ऑटो स्टार्ट करके रिक्शा फुल स्पीड में सेक्टर नंबर 8 के रास्ते दौड़ा दिया। और थोड़ी दूर पर खड़ा वही बाइक वाला जो पहले राम्या की फोटो खींच रहा था, उसने अब अपनी बाइक को रवि के ऑटो के पीछे लगा दिया था। राम्या दबे पांव अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंची। लगभग 5:15 हो रहे थे और थोड़ी देर में अब सुबह होने ही वाली थी। रिसेप्शन एरिया में बैठी बूढ़ी नर्स भी अब ऊँग रही थी। अलग अलग लोगों की खर्राटों की आवाज से अस्पताल का वो कॉरिडोर गूंज रहा था। राम्या दबे पांव छुपते छुपाते वार्ड नंबर 6 के दरवाजे पर आई और उसने सोते हुए पेशेंट्स को गौर से देखा, लेकिन ज्योति वहां नहीं थी। राम्या ज्योति को ढूंढते हुए बाहर निकली। उसे लग रहा था कि अब शायद ज्योति उसे नहीं मिल पाएगी। तभी उसकी नजर रिसेप्शन पर ऊँग रही बूढ़ी नर्स पर गई, जो टेबल पर एक मोटे रजिस्टर को तकिया बना के बैठे बैठे सो रही थी। एक पल को राम्या ने सोचा कि किसी तरह बूढ़ी नर्स पलटे तो वो रजिस्टर उठा के एक कोने में ले जाके ज्योति की डिटेल्स निकाल सकती है, लेकिन चूंकि जगह इतनी छोटी थी कि वो आइडिया उसने खुद ही खारिज कर दिया। तभी एक कमरे से किसी पेशेंट ने सिस्टर को आवाज लगाई और वार्ड नंबर 6 में तैनात सिस्टर बड़बड़ाते हुए उठकर पेशेंट की तरफ गई और राम्या इसी बीच मौके का फायदा उठा के दूसरे वार्ड की तरफ चल दी। उसे पक्का यकीन था कि उसे ज्योति यही मिलेगी और ज्योति से उसे एक हिसाब करना जरूरी था, लेकिन क्या मालूम था कि वो जिस रवि के लिए ज्योति से भिड़ने आई है उस रवि पर कैसा खतरा मंडरा रहा था। उधर रास्ते में ऑटो में बैठे रवि को नींद लग गई थी और तभी ड्राइवर ने एक सुनसान मोड़ पर ऑटो रिक्शे को रोका। अचानक बंद हुई रफ्तार से रवि की नींद फिर से टूट गई। रवि ने पूछा, क्यों है, ऑटो क्यों रोक दिया? ऑटो वाले ने अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली दिखा के कहा, जरा पेशाब करके आता हूँ। रवि ऑटो में बैठकर आंखें बंद करके ऑटो वाले का वापस आने का इंतजार करने लगा, लेकिन ऑटो वाला बहुत देर तक वापस नहीं आया और सुनसान अंधेरे रास्ते के एक तरफ से 2 लोग बाहर निकले, जिनके चेहरे काले कपड़े से ढके हुए थे। उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे और वो दोनों उसी ऑटो की तरफ बढ़ रहे थे जिस ऑटो में रवि सो रहा था। अस्पताल में ज्योति को ढूंढ रही राम्या छुपते छुपाते इमरजेंसी वार्ड नंबर 7 में अपनी नजर घुमा के अब वार्ड नंबर 8 की तरफ बढ़ चुकी थी और जैसे वो वार्ड नंबर 8 में पहुंची, उसकी नजर बेड नंबर 6 पर लेटी ज्योति पर पड़ी। पहले तो वो एकटक ज्योति को देखती रही। राम्या का चेहरा ईर्ष्या से लाल हो चुका था। वो बेड नंबर 6 के करीब पहुंची और ज्योति को ऐसे गुस्से में देख रही थी मानो उसकी चले तो वो अभी के अभी ज्योति का गला घोंट के मार दे। गुस्से से वो दांत पीसने लगी। तभी अचानक से ज्योति की आंख खुली और राम्या को एकदम करीब रौद्र स्वरूप में उसके सामने खड़ी देख थोड़ी हैरान भी हुई, लेकिन उसे राम्या का इरादा भांपते देर नहीं लगी। ज्योति मदद के लिए आवाज लगाने ही वाली थी कि राम्या ने बिना वक्त गंवाए अपना एक हाथ ज्योति के मुंह पर दबा के उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वो शोर न मचा पाए। ज्योति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राम्या चाहती क्या थी, वो यहाँ इतनी रात गए क्यों आई। ज्योति कुछ रिएक्ट कर पाती तब तक राम्या अपना चेहरा ज्योति के कान के करीब ले जाकर एकदम फुसफुसाते स्वर में बोली, सुन, मेरा रवि बहुत सीधा लड़का है। तू शायद उसे बेवकूफ बना सकती है, पर मुझे नहीं, समझी? मुझे पता है कि तेरी ये कहानी बिल्कुल झूठी है और सच क्या है ये जानने में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, अगर रवि तेरे पीछे आया या तू रवि के पीछे गई या फिर आज के बाद तूने उससे मिलने की कोशिश भी की तो मैं तेरी जान ले लूंगी, समझी? रवि सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। राम्या की आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। इतना कहकर वो फुर्ती से वहां से निकल गई। जाती हुई राम्या को ज्योति देख रही थी, लेकिन ज्योति के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। अभी अभी राम्या जान लेने की धमकी देकर गई थी, लेकिन ज्योति पर जैसे उसका कोई असर नहीं था, बल्कि ज्योति के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। ज्योति के भाव साफ थे कि उसकी ये मुस्कान राम्या के पागलपन की वजह से नहीं थी, वजह कुछ और थी, और भी कोई बड़ा रहस्य था। ज्योति के चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भयानक खेल का प्रारंभ कर चुकी थी।
रवि की आंख अचानक खुली और उसे एहसास हुआ कि ऑटो वाला अभी तक लौट के नहीं आया था। रवि ने एक बार बाहर निकलकर देखने के बारे में सोचा, लेकिन रवि ऑटो से बाहर खुद निकल पाता तभी एक हाथ ने रवि को ऑटो से बाहर खींच लिया। रवि अचानक हुए इस हमले से सख्ते में आ गया था। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाता, किसी ने रवि के चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया और उसके दोनों हाथ को पीछे की तरफ करके बांध दिया। रवि चिल्लाते हुए बोल रहा था, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? लेकिन किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। ये वही दो लोग थे जिन्होंने अपने चेहरे काले कपड़े से छुपा रखे थे और रवि के ऑटो की तरफ बढ़ रहे थे। रवि कुछ समझ पाता तभी उन दोनों ने रवि को सड़क पर पटक दिया और अपने पैरों से रवि को मारने लगे। रवि बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा था, ऑटो वाले को आवाज दे रहा था, पर सुनने वाला कोई नहीं था। सुनसान रास्ते पर पाँव फटने के बाद भी कोई चहल पहल नहीं थी। पता नहीं कितनी देर तक रवि मार खाता रहा। कुछ देर में अब रवि को ऐसा लगा कि वो लोग जा चुके हैं, क्योंकि न किसी की कोई आवाज रवि को सुनाई दे रही थी और न अब कोई उसे मार रहा था। लेकिन रवि के हाथ अभी भी पीछे की तरफ बंधे हुए थे और चेहरे पर काला कपड़ा मास्क की तरह लपेटा हुआ था, जिसे चाह कर भी रवि हटा नहीं पा रहा था। पता नहीं कितनी देर तक रवि वहां ऐसे ही पड़ा रहा। तभी रवि को एक बाइक के करीब आने की आवाज सुनाई देने लगी। रवि ने मदद के लिए अपनी पूरी जान लगाने की कोशिश की, लेकिन आवाज लगाने में उसे तकलीफ हो रही थी। रवि को लगा जैसे बाइक उसके पास आकर रुकी। कोई बाइक से उतरकर चलता हुआ रवि के पास आ रहा था। तभी किसी ने रवि के चेहरे से वो काला कपड़ा हटाया। रवि ने अपने शुभ चिंतक का चेहरा देखा। ये कोई 27 साल का लड़का था, जिसने सड़क के बीच रवि को इस हालत में पड़े देखा तो मदद के लिए आ गया। अभी तो रवि को ये एक बड़ी मदद लग रही थी, क्योंकि रवि को यह नहीं मालूम था कि यही बाइक वाला राम्या के पीछे था जो राम्या की फोटो खींच रहा था। और जब रवि हॉस्पिटल से निकला था तो इसी बाइक वाले ने रवि का पीछा किया था। रवि उसके इस पूरे क्रियाकलाप से अनजान था। इस समय तो ये लड़का रवि के लिए साक्षात भगवान का रूप था। लड़के ने रवि के हाथ खोल दिए और अपनी बाइक से पानी की एक बोतल निकालकर रवि को दी। रवि ने पानी पिया तो उसकी जान में जान आई। रवि को बहुत चोटें आई थी। उसके होंठ सूजे हुए थे, शरीर में जगह जगह दर्द हो रहा था। बाइक सवार लड़के ने रवि से पूछा, भाई क्या हुआ, यहाँ कैसे गिर गए? और ऐसे सड़क के बीचों बीच? कोई अदावत थी क्या किसी से, हैं? लड़के के सवालों के जवाब रवि के पास नहीं थे। रवि उठने की कोशिश कर रहा था। बाइक सवार ने उससे फिर पूछा, आप बोलो, वहां मैं आपको छोड़ देता हूं। लेकिन रवि के दिमाग में अभी तरह तरह के सवाल घूम रहे थे। वो ये सोच रहा था कि कल रात जब वो अस्पताल से निकला, ऑटो में बैठा, ऑटो वाला किसी मोड़ पर पेशाब करने रुका और फिर कुछ लोगों ने उस पर हमला किया। और आखिर क्यों, किस इरादे से वो लोग आए होंगे? रवि ने अपनी पैंट की जेब से बटुआ और मोबाइल निकाला। मोबाइल सही सलामत था, पर बंद था। जब बटुआ चेक किया तो वो भी सही सलामत था। उसने फिर से एक बार मोबाइल ऑन करने की कोशिश की, लेकिन शायद बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। तब तक बाइक सवार अपनी बाइक पर फिर से सवार हो चुका था। उसने हेलमेट पहनी और फिर से पूछा, भाई साहब कहीं छोड़ना है तो बैठ जाइए, आपको छोड़ देता हूँ। रवि इसी दुविधा में उस बाइक सवार के पीछे बैठ गया। सुबह हो चुकी थी। अब रास्ते पर वाहनों की आवाजाही दिख रही थी। बाइक सवार ने पूछा, कहाँ छोड़ दूं आपको? रवि ने कहा, सेक्टर 8। बाइक सवार ने बाइक को एक दिशा में दौड़ा दिया। थोड़ी देर बाद रवि सेक्टर 8 के गली नंबर 10 में पहुंच चुका था और बाइक वाले ने रवि के घर के बिल्कुल पास में बाइक रोकी। रवि ने उतरते ही बाइक सवार को थैंक यू कहा और अपने घर की तरफ बढ़ गया। पूरे दिन में इतनी घटनाएं हुई थी कि रवि का शरीर और दिमाग दोनों थक चुके थे। इसी वजह से रवि ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि बाइक सवार को उसने केवल सेक्टर 8 बताया था, लेकिन उसने रवि के घर तक रवि को कैसे छोड़ा। बाइक सवार रवि को घर की तरफ जाते हुए देख रहा था और उसने जेब से मोबाइल निकाला, किसी को कॉल किया और बोला, घर तक छोड़ दिया है उसे? हाँ, सही सलामत। इतना कहकर बाइक सवार ने फोन काटा और वहां से बाइक स्टार्ट करके निकल गया। रवि जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचा, अपने घर के खुले हुए दरवाजे को देख के जैसे उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। उसे लगा जैसे अभी उसकी मुसीबतों का अंत नहीं हुआ है। रवि परेशान सा घर में घुसा और घर की हालात देखकर वो जहां था वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में सीटियां सी बजने लगी। उसका पूरा घर तहस नहस था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे घर की तलाशी ली हो। और इस समय भी
घर से वही खुशबू आ रही थी जो खुशबू उसने एक रात पहले महसूस की थी, और वही खुशबू जो उसने ज्योति से मिलने पर महसूस की थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। और ये खुशबू, अगर ये खुशबू ज्योति की थी तो अभी उसके घर में उसे क्यों महसूस हो रही थी? क्योंकि ज्योति को तो वो अस्पताल में भर्ती करवा के आया था, और फिर उसके घर की ये हालत किसने की? रवि ने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान चेक किया। सब कुछ था, कोई भी चीज गायब नहीं थी। दरवाजा खुला हुआ था, सामान बिखरा हुआ था। इससे यह तय था कि घर में कोई तो आया था, लेकिन किस वजह से, क्या करने? और फिर वो खुशबू। रवि का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे लगा कि उसे विकास से बात करनी चाहिए। विकास को फोन करने के लिए रवि ने फोन निकाला, लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। रवि ने फौरन अपने मोबाइल को चार्ज पर लगाया और इसी सोच में बेड पर रखे कपड़ों के ढेर को हटा के एक तरफ लेट गया। रवि के दिमाग में हजार तरह के सवाल घूम रहे थे, लेकिन जवाब एक का भी नहीं था रवि के पास। कुछ देर में रवि ने मोबाइल देखा। मोबाइल 5% चार्ज हो चुका था। रवि ने मोबाइल ऑन किया, लेकिन जैसे ही वो विकास का नंबर डायल करने लगा, उसका पूरा दिमाग सुन्न हो गया। जो हो रहा था सब समझ से परे था। रवि के मोबाइल का सारा डाटा गायब हो चुका था। न कोई नंबर था, न कोई फोटो, न कोई मैसेज, न कोई ऐप। ऐसा जैसे किसी ने रवि के मोबाइल से सारा डाटा निकालकर उसे फैक्ट्री रीसेट कर दिया था। रवि का धैर्य अब जवाब दे चुका था। उसने गुस्से में मोबाइल को बेड पर पटका और वो जोर से चिल्लाने लगा, गालियां बड़बड़ाने लगा। कौन है? क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हो? क्या चाहिए मुझसे? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? लेकिन बेबस रवि की चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। आखिर क्या था बाइक वाले का राज? कौन था वो बाइक वाला? क्यों हुआ रवि पर जानलेवा हमला? क्या ये सब जुड़ा हुआ था ज्योति के रहस्य के साथ? जानने के लिए सुनिए गुमनाम है कोई का अगला भाग प्रतिलिपि FM पर।